हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट टीच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, जो कि हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज की वीडियो नंबर 4 है। और इसमें हम लोग जेरेमी बेंथम का क्या कंट्रीब्यूशन था एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में और जॉन ऑस्टिन का क्या कंट्रीब्यूशन था इस स्कूल ऑफ थॉट में, हम लोग इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे और अपने दिमाग में बिठाएंगे ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर सकें। राइट, काइंडली कोऑपरेट विद मी टुडे बिकॉज आज मेरे कोल्ड है, फीवर है, तो अगर आवाज क्लियर ना हो तो काइंडली कोऑपरेट। राइट, सो हम लोग फर्स्टली क्रक्स जान लेते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस किस बारे में बात करता है। तो जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इट डील्स विद लॉ एज इट इज, कि लॉ प्रेजेंटली एक प्रेजेंट लीगल सिस्टम में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए, हाउ इज लॉ ऑट टू बी। हम लोग बात करते हैं कि लॉ एज इट इज कैसा वो एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है। इस स्कूल के जो थिंकर्स हैं, दे सीक टू एनालाइज द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इन अ गिवन लीगल सिस्टम। इस स्कूल के जो थिंकर्स हैं वो लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और वो लॉ का रिलेशन जो स्टेट से है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं। उनका कहना है कि लॉ का रिलेशन ना हिस्ट्री से है, ना सोसाइटी से है, ना जजेस से है, ना कस्टम से है। लॉ का रिलेशन जो स्टेट से है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एनालिटिकल स्कूल के जो थिंकर्स हैं, दे आर नीदर कंसर्न विद द पास्ट नॉर विद द फ्यूचर ऑफ लॉ। वो केवल लॉ के प्रेजेंट से कंसर्न है। वो प्रेजेंटली एक गिवन लीगल सिस्टम में एक स्टेट ने क्या लॉ बनाया है, दे जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनालिटिकल स्कूल के थिंकर्स किस बारे में बात करते हैं। तो एनालिटिकल स्कूल में इंपॉर्टेंट 4 एक्सपोनेंट्स हैं, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एचएल हार्ट और केल्सन। इस वीडियो में हम लोग जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन का कंट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अभी ही 1-2 दिन में, उसमें हम एचएल हार्ट और केल्सन का कंट्रीब्यूशन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। राइट, वरना एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। तो जेरेमी बेंथम जो है, इनको फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि जो ऑस्टिन है उन्होंने कहीं ना कहीं जेरेमी बेंथम की ही जो थ्योरी थी उसी को पैराफ्रेज किया। बेंथम जो थे, उनकी थ्योरी उनके डेथ के बाद पॉपुलर हुई। जब वो जीवित थे तब उनकी थ्योरी इतना हर्ड नहीं थी, इतना नोन नहीं थी। राइट, तो जेरेमी बेंथम को भी फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म माना गया है कि इन्होंने ही पॉजिटिविज्म डेवलप किया और इनकी फाउंडिंग की वजह से ही, इफ इन्होंने पॉजिटिविज्म डेवलप किया, इसी की वजह से ही इनको फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया? जेरेमी बेंथम डिफाइंड लॉ एज एन असेंबलेज ऑफ साइंस declarative of a volition conceived or adopted by the sovereign in a state concerning the conduct to be observed in certain cases। तो ये जेरेमी बेंथम की डेफिनेशन है लॉ की। राइट, अब हम लोग ये जानते हैं कि जेरेमी बेंथम ने आगे क्या कंट्रीब्यूट किया। तो जो नेचुरल लॉ फिलॉसफी होती है, अब नेचुरल लॉ किस बारे में बात करता है? नेचुरल लॉ बात करता है कि लॉ गॉड ने बनाया है, लॉ डिवाइन है, डिवाइन फोर्सेस से लॉ बना हुआ है। तो जो जेरेमी बेंथम है, ये नेचुरल लॉ की जो फिलॉसफी है इसको बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, इसके बहुत बड़े क्रिटिक थे वो। उन्होंने नेचुरल लॉ फिलॉसफी को कहा इट इज नथिंग बट अ फ्रेज। उन्होंने उसकी वैलिडिटी को एकदम मान्यता नहीं दी। उन्होंने नेचुरल लॉ फिलॉसफी को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। उनके व्यू में नेचर ने 2 सॉवरेन मास्टर्स बनाए हैं ह्यूमंस के लिए। एक मास्टर है पेन, एक मास्टर है प्लेजर। और इनके यही जो सॉवरेन मास्टर्स हैं, पेन एंड प्लेजर, इनको इन्होंने नाम दिया हेडोनिक कैलकुलस। और लेटर ऑन इनकी ये जो पेन और प्लेजर हैं, जिनको इन्होंने सॉवरेन मास्टर्स माना, कि लोग काम कोई कब करते हैं, लोग काम तब करते हैं जब उनको उस चीज से प्लेजर मिल रहा हो, और कोई काम वो कब नहीं करेंगे जब उनको उस चीज से पेन मिल रहा हो।
तो इन्होंने यही जो इनकी थ्योरी थी पेन एंड प्लेजर की, यही आगे जाके इनकी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बनी, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बेंथम ने बताया कि अगर एक कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं, अगर इनको खुश रखना है, हमको इंश्योर करना है कि वो खुश रहें, तो हमको 4 मेजर गोल्स अचीव करने होंगे। पहला, सबसिस्टेंस मतलब क्या है कि उनके पास एक जीविका हो, लोगों के पास कमाने का जरिया हो, जीविका हो, ठीक है। दूसरा है अबंडेंस मतलब उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो जिनसे वो अपनी जीविका चला सकें। उनके पास एक अच्छे अमाउंट में रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए ना, राइट। तीसरा है इक्वालिटी, सारे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। एंड चौथा है सिक्योरिटी ऑफ पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लोग अपने एक गिवन लीगल सिस्टम में, गिवन स्टेट में सिक्योर नहीं फील करेंगे तो वो खुश कैसे रहेंगे, राइट। अब बेंथम ने कहा कि अगर एक लॉ बना है एक स्टेट में, तो उसको हमको 8 डिफरेंट एस्पेक्ट से स्टडी करना चाहिए, ये जानने के लिए कि वो अच्छा लॉ है कि नहीं। पहला, सोर्स, उस लॉ की सोर्सेस क्या हैं, वो मतलब कहाँ से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। सेकेंड, सब्जेक्ट, वो लॉ किस पे अप्लाई हो रहा है। थर्ड, ऑब्जेक्ट, उस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। चौथा, एक्सटेंट, उस लॉ का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, वो किस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कि मतलब कौन से लोग या किन चीजों पे वो अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन से लोग उसको मानेंगे। और एक्सटेंट है, यहाँ पे जगह की बात हो रही है कि किस टेरिटोरियल, किस जगह पे, किस कंट्री में या किस एरिया में वो अप्लाई हो रहा है। फिर एस्पेक्ट्स, फोर्स, रेमेडियल एंड एक्सप्रेशन, इन 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमको एक लॉ को स्टडी करना चाहिए। और जो बेंथम थे वो मानते थे कि एक अच्छे लॉ का फंक्शन क्या है। एक अच्छे लॉ का फंक्शन है कि लोगों को फ्री कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने लेसिस फेयरे का जो कंसेप्ट था उसको भी प्रमोट किया। लेसिस फेयरे का मतलब कि लोगों की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, मतलब उस पे जोर दिया, मतलब कि जो लोग क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, मतलब उस पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो बेंथम का मानना यही था कि फंक्शन ऑफ लॉ इज टू एमांसिपेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम बॉन्डेज, लोगों को बॉन्डेज से फ्री कर दिया जाए, और उन्होंने लोगों के फ्रीडम पे भी बहुत जोर दिया। मूविंग ऑन, हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं कि यूटिलिटी की थ्योरी क्या है जो बेंथम ने दी थी। बेंथम का मानना था कि लॉ का एक ही गोल है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रमोट की जाए। कम लोगों को हैप्पीनेस नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रमोट की जाए। वही जो अभी हम लोग ने पेन एंड प्लेजर की बात की थी, उसी से इसको रिलेट करिएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि यूटिलिटी जो है, इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ थिंग्स टू प्रिवेंट सम इविल एंड प्रोक्योर सम गुड, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो यूटिलिटी है ये प्रॉपर्टी है कि किस तरीके से हम गुड को प्रमोट करें और इविल को स्टॉप करें। और यहीं पे जो उनका गुड था उसको इन्होंने प्लेजर से कंपेयर किया, और जो इविल था उसको पेन से कंपेयर किया, ठीक है। उनका मानना था कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम प्लेजर देना ही लॉ का काम है, एक अच्छे लॉ का काम है कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम प्लेजर दे सकें और उनका पेन रिड्यूस कर सकें, राइट। और जो J.S. मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी बेंथम की जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी थी इससे अग्री हुए, वो इसको उन्होंने सराहा, और उन्होंने इस थ्योरी को द डॉक्ट्रिन ऑफ हेडोनिज्म का नाम दिया। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। J.S. Mill, John Stuart Mill agreed with Bentham's view regarding theory of utility, which is also called as doctrine of hedonism. अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। एक अगर थ्योरी होती है तो उसका क्रिटिसिज्म जानना भी बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पे, किन पॉइंट्स पे उसको क्रिटिसाइज किया गया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, बेंथम की थ्योरी में 2 वीकनेसेस थी। पहला तो इन्होंने बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बात की थी, इनकी थ्योरी में मॉरल्स, आइडियल्स की बहुत कमी थी। इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बात की थी, मटेरियलिस्टिक बात की थी। अब आप ही सोचिए, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये हैंकी है, अगर एक ए है एक बी है, दोनों को ये हैंकी चाहिए,
तो हम दोनों को खुशी नहीं दे सकते हैं। हम इसको हैंकी देंगे तो ये दुखी होगा, हम इसको हैंकी देंगे तो ये दुखी होगा। तो अगर हम सबको खुशी देना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हम लोग को मतलब अगर सबको खुशी देना चाहेंगे तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही होगा। और दूसरी इनकी थ्योरी की वीकनेस क्या थी, इन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बहुत फोकस किया रैदर देन इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, राइट। मूविंग ऑन, अब हम लोग जॉन ऑस्टिन का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं इन एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जॉन ऑस्टिन की एक बहुत फेमस बुक थी, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है तो आप बस ऐसे ही सुन लीजिए। इनकी फेमस बुक थी प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, जो 1832 में इन्होंने मतलब लिखी थी। और जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, बेंथम वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जॉन ऑस्टिन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट। जॉन ऑस्टिन ने अपनी स्टडी में पॉजिटिव लॉ की बात की थी। अब पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ एक ऐसा लॉ है विच इज मेड बाय पॉलिटिकली सुपीरियर, एक जो अथॉरिटी में है पॉलिटिकली, उनसे उन्होंने जो लॉ बनाया, एंड दैट लॉ इज अप्लाइड ऑन पॉलिटिकली इंफीरियर पीपल। उन्होंने पॉजिटिव लॉ को कहा लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड और लॉ मेड बाय द स्टेट। ऑस्टिन लॉ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज एन एग्रीगेट रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर टू मैन एज पॉलिटिकली इंफीरियर। मूविंग ऑन, ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी में डिफर किया। इसमें बस इतना जान लीजिए कि पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी में डिफरेंस यही है कि पॉजिटिव लॉ में हम लोग सैंक्शंस, अगर एक स्टेट ने लॉ बनाया और उसको किसी ने नहीं माना तो उसे हम लोग कड़ी सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। इट टॉक्स अबाउट सैंक्शन। और पॉजिटिव मोरालिटी में बस सैंक्शन नहीं होता है, बाकी दोनों सेम है, बट पॉजिटिव मोरालिटी में सैंक्शंस की हम लोग बात नहीं करते हैं। इट डज नॉट टॉक अबाउट पनिशमेंट। अब ऑस्टिन की एक और डेफिनेशन है बहुत फेमस लॉ की, कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो इसी डेफिनेशन से इन्होंने 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लॉ बताए। सॉवरेन, एक लॉ में कौन बनाता है? एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाती है, और वो लॉ एज अ कमांड लोगों को एक ड्यूटी देता है कि दे शुड फॉलो दैट लॉ, एंड अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं देन इट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस, उनको पनिशमेंट मिलती है। इन अदर वर्ड्स, लॉ को ये बताते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज वन थिंग एंड इट्स मेरिट एंड डीमेरिट इज अनदर थिंग। अगर एक लॉ एक बना दिया है सॉवरेन अथॉरिटी ने तो वी हैव टू फॉलो इट। हम लोग को ये नहीं देखना है कि इसमें ये मेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं, हमारी राइट नहीं है कि हम ये देखें। एक्चुअली इनकी इस थ्योरी को इतना डिसिप्लिन होने के पीछे रीजन क्या है कि ऑस्टिन जो है ये आर्मी पर्सन थे। इनका मतलब इनिशियल ईयर्स जो थे इनके करियर के, ही वॉज आर्मी पर्सन, इसीलिए इनकी थ्योरी में भी इनका ये डिसिप्लिन्ड नेचर रिफ्लेक्ट होता है। आर्मी पर्सन का क्या होता है कि अगर उनको उनके जो मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया तो वो ये नहीं देखते हैं कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है, वो सीधे वो ऑर्डर फुलफिल करेंगे, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा, अगर स्टेट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई कमांड दी है, तो वी हैव टू फॉलो इट, वी शुड नॉट सी इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। तो इन्होंने आगे भी यही कहा, अ लॉ विच एक्चुअली एग्जिस्ट इज अ लॉ। एक मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वही लॉ है। हम लोग उसे माने ना माने, हम लोग को पसंद आए ना पसंद आए, दैट डज नॉट मैटर, बट ये मैटर करता है कि एक लॉ है, सॉवरेन ने अथॉरिटी ने हम पे कमांड करी, हमको बस अंधाधुन उसको मानना है। तो ऑस्टिन इसी बारे में बात करते हैं। और अब ऑस्टिन की थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म जान लेते हैं, राइट। तो ऑस्टिन की थ्योरी को लॉन फुलर ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ऑस्टिन की थ्योरी जो है इट इज मतलब इनकी थ्योरी में जो लॉज बनते हैं दे आर पास्ड इन डेरोकेशन ऑफ पॉपुलर विल एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। कि ऑस्टिन की थ्योरी में जो लॉज हैं वो सोसाइटी और लोगों की नीड्स की बात नहीं करते हैं, लोगों को क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है, मतलब ये केवल स्टेट की बात करते हैं। और गुस्ताव जो हैं इन्होंने तो ऑस्टिन के लॉज को डिक्टेटरशिप के लॉज बता दिया कि जैसे नाजी रूल में जैसे हिटलर डिक्टेटर्स थे, वैसे ही ऑस्टिन के जो सॉवरेन है, उनकी थ्योरी में जो सॉवरेन है वो भी एक डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटर जैसा ही उनका नेचर रिफ्लेक्ट होता है। और इनकी थ्योरी में कस्टम्स ओवर रूल्ड, इनकी थ्योरी कस्टम्स को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देती है। मतलब ये केवल और केवल
स्टेट की अथॉरिटी की बात करती है, कस्टम्स को बहुत ज्यादा इग्नोर करती हैं। इनकी थ्योरी में जज मेड लॉ की कोई जगह नहीं थी, कि जो जजेस लॉ बनाते हैं उनकी कोई प्लेस ही नहीं थी। एक्चुअली जब कोई लॉ बनता है तो जजेस का इंटरप्रिटेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन्होंने जज मेड लॉज को भी अपनी थ्योरी में कोई जगह नहीं दी। और इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को मोरालिटी बताया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सैंक्शंस की बात नहीं करता है। तो इन्होंने सीधे डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेशनल लॉ एक मोरालिटी है, एक पॉजिटिव मोरालिटी है। और इनकी थ्योरी में कमांड पे बहुत ओवर एम्फेसिस दिया गया है। आपको भी लगा होगा कि इन्होंने सॉवरेन को कुछ ज्यादा ही पावर दे दी है कि वो कुछ मर्जी कमांड दे सकता है। तो इनकी थ्योरी में कमांड ओवर एम्फेसाइज्ड। और इन्होंने जो लॉ का मोरालिटी से रिलेशन है उसको कंप्लीटली इग्नोर किया है, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ और मॉरल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, दे आर इंटरट्वाइंड, राइट। हम लोग लॉ को मॉरल से अलग नहीं कर सकते और मॉरल्स को लॉ से अलग नहीं कर सकते। और इनकी थ्योरी में बताया गया है कि सैंक्शंस लोगों पे लगाए जाएं ताकि वो लॉज ओबे कर सकें, बल्कि ऐसा नहीं है। सैंक्शंस अलोन इज नॉट द मीन्स टू इंड्यूस ओबीडियंस, राइट। हम लोग लोगों को डरा के उनसे अपनी कमांड या अपने जो हमारी इच्छा है वो फुलफिल नहीं करवा सकते हैं। तो सैंक्शंस अलोन इज नॉट द मीन्स टू इंड्यूस डिसोबीडियंस। आई होप आपको जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन की थ्योरी क्लियर हो गई हो, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में वो आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी, मेरी यूजर आईडी है @law@reach_, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।